है अपना हीट, टेम्परेचर का स्लोप ऐसा डिक्रीज होता है विद डिस्टेंस के साथ। मतलब कि ये dt by dx का स्लोप कांस्टेंट नहीं, स्लोप वेरिएबल है। स्लोप देखो क्या है, स्लोप, और स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, स्लोप धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्लोप डिक्रीज, स्लोप वेरिएबल है और स्लोप क्या कर डिक्रीज, टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा है माइनस dt by dx तो यहाँ पे है ही है, ये तो माइनस तुम लिख सकते हो, ये तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप भी वेरिएबल है और स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये कैसा कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व इसका। क्लियर, ये हो गया, इमेज दिख रहा पूरा जो पढ़ा रहे हैं। चलो अब इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, बी नंबर, आइसोलेटेड रॉड, अगर रॉड आइसोलेटेड है तो बाहर टेम्परेचर रेडिएट नहीं करेगा, मतलब ऐसे केसेस में Q3 रेडिएशन और कन्वेक्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो हीट डिक्रीज करेगा वो एकदम कांस्टेंट स्लोप से डिक्रीज करेगा, मतलब कि ये अब जो होगी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है ज्यादा। कांस्टेंट स्लोप होने का मतलब हो गया कि यहाँ और यहाँ का स्लोप तुम इक्वल करोगे, यहाँ और यहाँ का स्लोप क्या करोगे, इक्वल करोगे। जैसे स्लोप देखो यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ से करोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर यहाँ से करोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब एंगल सेम है, स्लोप सेम है, तो वो स्लोप कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया, दो केस को तुम सॉल्व करोगे, यहाँ का dt1, देखो यहाँ से ये dt1 by dx1, फिर यहाँ की बात करो dt2 by dx2 होगा, पूरा का भी कर सकते हो, पूरा का भी कर सकते हो। तो दोनों का स्लोप या पूरा का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इसको समझाने के लिए यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, तो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लिए, क्या किए, सपोज एक रॉड है और यहाँ का डिस्टेंस 0, यहाँ का डिस्टेंस x, यहाँ का डिस्टेंस 2x, यहाँ का टेम्परेचर 0, यहाँ का टेम्परेचर T, यहाँ का 2T। तो यहाँ से स्लोप निकालो, dt by dx मतलब t minus 0 by x minus 0। अब यहाँ स्लोप निकालो या पूरा का निकालो, देखो 2t minus t 2x minus x, मतलब के टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ डिफरेंस, या फिर 2t minus 0 और 2x minus 0, तो सब वैल्यू सेम आ रहा है, t by x, 2 कट जाएगा t by x, 2t minus t, ये भी आ जाएगा t by x, और ये भी आ जाएगा 2 कट जाएगा t, ये सब t by x ही आ रहा है। तो रॉड ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो dt by dx ये dt by dx हमेशा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब उसका Q3 क्या होगा, 0 होगा। Q3 0 का मतलब होता है कि वो बाहर कन्वेक्शन और रेडिएशन नहीं कर रहा हो, और जब कभी भी कुछ नहीं बोलता है ना, तो तुम Q3 0 ही लोगे, मतलब कि कन्वेक्शन और रेडिएशन तुम मानोगे कि बाहर रेडिएट नहीं कर रहा। ठीक है, और ये सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एट स्टेडी स्टेट, वेरिएबल स्टेट में कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल स्टेट में रॉड का टेम्परेचर ही फिक्स नहीं है, तुम क्या कर पाओगे, दिक्कत होगा। सब कुछ हम स्टेडी स्टेट में देखना। ठीक है, अब आ जाओ, नोट पॉइंट यहाँ पे बनाए यहाँ पे एक हम, कि ये dt by dx टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रेडियंट जो होता है वेक्टर का, टेम्परेचर इसका क्वांटिटी है, लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी है। और तुम देख रहे हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्होज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द हीट फ्लो, क्योंकि तुम इधर जा रहे हो तो dt by dx क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो मतलब इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस dt by dx, तो माइनस dt by dx का मतलब क्या हो जाएगा, वो इधर बढ़ रहा होगा, इधर घट रहा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस dt by dx, इधर इधर लिखो तो इधर घट रहा है, तो इधर लिखोगे माइनस dt by dx इधर है ना, माइनस dt by dx इधर है, तो इसको माइनस को प्लस कर दो क्या होगा, इधर घूम जाएगा, मतलब इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है, समझ में आया बात, और हीट इधर फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्लस dt by dx जो होगा वो अपोजिट टू हीट होगा, और डायरेक्शन ऑफ माइनस dt by dx जो होगा वो जो अलोंग द हीट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ माइनस dt by dx अलोंग द हीट होगा, अलोंग द हीट टेम्परेचर घटता है इसलिए ग्रेडियंट घटेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्लस dt by dx अपोजिट टू द हीट होगा, मतलब कि इसके और इसके बीच एंगल 180 होगा और इसके बीच एंगल 0 डिग्री होगा। समझ में आया बात, चलो ये हो गया। इसका मेरे पास हैंडराइटिंग नोट्स है, वो ब्लू हैंडराइटिंग नोट्स ले लो, ठीक है, काम आएंगे। हम ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, पहले उसको पढ़ा लें, उसको देखेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक वो भी है जो
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल। हीट वाले चैप्टर में टेम्परेचर को कंपेयर किया जाता है पोटेंशियल के जैसे, और टेम्परेचर डिफरेंस को कंपेयर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के जैसे। हीट वाले चैप्टर में आई होता था तुम्हारा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मतलब होता था चार्ज बाई टाइम। यहाँ पे होता है हीट करंट, जिसका मतलब होता है हीट बाई टाइम। ये सब कंपेरिजन है। वहां पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को समझना है, रिलेट। अगर ऐसे रिलेट करो तो बहुत आसान हो। तो याद होगा पॉइंट चार्ज से लाइन से फोर्स निकलता था और इस तरह का निकलता था, और उसका एक ही पोटेंशियल कुछ इस तरह का होता था। लाइन चार्ज से निकलता था इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स, वैसे निकलता था, और उसका एक पोटेंशियल कैसा होता था, सिलिंड्रिकल होता था, है ना। और अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है, उसका एक पोटेंशियल प्लेन शीट होता था, प्लेन शीट। ठीक इसी तरह से है। अगर मान लो कि हीट कोई पॉइंट बॉडी रिलेट कर रहा है, तो पॉइंट बॉडी के लिए हीट रिलेट कर रहा है, ठीक है। या स्फेरिकल फॉर्म में हीट है, हीट जो है सपोज करिए स्फेयर है, और सेंटर पे हीट जनरेट हो रहा है, और यहाँ से हीट चारों तरफ जा रहा है। तो एट स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में हीट जैसे फ्लो कर रहा है, इस सेगमेंट का हीट, इस टेम्परेचर, सॉरी, इस सेगमेंट का टेम्परेचर, एट स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ T1 हो गया तो पूरे में T1 ही होगा, यहाँ T2 हो गया तो पूरे में T2 ही होगा, यहाँ T3 हो गया तो पूरे में T3 ही होगा। और इस स्टेडी स्टेट में इस यहाँ से यहाँ तक जो हीट फ्लो किया, उसको क्या मान लिया, Q, सब तरफ सेम ही होगा। और ये जो सरफेस हो गया, इस सरफेस का नाम हो गया आइसोथर्मल सरफेस, जो कि स्फेरिकल होगा। समझ गए, बस यही है और कुछ। अब अगर हीट कोई रॉड के फॉर्म में ऐसे हीट कर रहा है, रॉड जैसा ऑब्जेक्ट है, या सिलेंडर के जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले अंदर में एक रॉड होगा, फिर इसके बाहर एक रॉड होगा, अभी मानो अंदर से हीट बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस सरफेस का टेम्परेचर T1 हो गया, तो इस पूरे सरफेस का T1 ही होगा, इस पूरे सरफेस का T2 ही होगा, इस पूरे सरफेस का T3 ही होगा, और यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा। और वो अंदर वाले टेम्परेचर से बाहर की तरफ स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो करेगा, बाहर इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा। समझ बात करूँ, इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से, ऐसे 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 करके फ्लो होता है, ठीक है। ये हो गया। वही अगर मान लो कोई क्यूबिकल ब्लॉक्स के फॉर्म में अगर हीट फ्लो कर रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक के फॉर्म में ऐसे, है ना। तो इसका इक्वल सरफेस कुछ प्लेन जैसा होगा, है ना, ऐसे, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट में कुछ जो टेम्परेचर यहाँ का होगा, यहाँ का थोड़ा से कम होगा, यहाँ का थोड़ा से कम होगा, और यहाँ का और इससे भी कम होगा। लेकिन स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर यहाँ का हो गया, वो जो यहाँ का हो गया, जो यहाँ का हो गया, वो चेंज नहीं करेगा। तो हीट स्टेडी स्टेट में आने तक यहाँ से कितना ही फ्लो किया, तो Q1 या जो भी फ्लो कर रहे हैं, Q हीट को निकाल, और जो हीट यहाँ इन करेगा वही यहाँ आउट करेगा, जो हीट यहाँ इन करेगा। स्टेडी स्टेट में फर्दर कोई हीट आ नहीं रहा है, यहाँ से हीट जा नहीं रहा है, तो जो आ गया वही फ्लो कर रहा है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। समझ में आया बात क्या बोले सबको? रिस्पॉन्स करो बच्चा लोग, ओके ओके करके। हमको हार्ट वार्ट थम्स नजर नहीं आता है, ठीक है। अंकिता समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक, चलो ये हो गया आइसोथर्मल सरफेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखे कि हम लोग जब हीट निकालते हैं तो वो आइसोथर्मल, सॉरी, स्टेडी स्टेट में निकालते हैं। फर्दर वो हीट वहां से इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि रॉड अब हीट ऑब्जर्व करना बंद कर दिया है, जो हीट फ्लो कर गया वो फ्लो कर रहा है। ये हो गया। चलो अब देखते हैं आगे, अब इसमें क्या है। अब अगला टॉपिक है हीट का इक्वेशन निकालेंगे, फॉर्मूला ऑफ हीट। समझोगे बात को अच्छे से? एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, मेरे पास कुछ इंपोर्टेंट पेपर था।